Hello everybody, this is Siroti Deshwal and I welcome you all again to first lecture for CA Foundation Business Economics Mission 15 सीरीज। सो मिशन 15 सीरीज के अंदर हम टोटल 300 क्वेश्चंस टेकअप करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। एंड इन क्वेश्चंस का सोर्स क्या रहेगा? पास्ट ईयर एग्जामिनेशन एमटीपीज आरटीपीज। सो बेसिकली आईसीआई के जितने भी टॉप 300 क्वेश्चंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उनको हम टेकअप करेंगे। हर एक दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9, जैसे कि आज इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 5 को हम टेकअप करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 अप टू चैप्टर नंबर 9। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो पीडीएफ मैं लेक्चर के अंदर यूज़ कर रही हूँ वो पीडीएफ आपको टीम से मिल जाएगी, नीचे हम लिंक डलवा देंगे, आप वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। आपको इन लेक्चर्स को कैसे देखना चाहिए? आपको जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन किया, उसके बाद आप इस चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को टेकअप कर सकते हो। आप चाहो तो बिना रिवीजन करे भी अगर आप इन क्वेश्चंस को टेकअप करोगे तो भी चलेगा। इसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस यहाँ पे टेकअप करूँगी ना, मैं साथ साथ में थोड़ा सा ब्रीफ में जिस भी कंसेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन बना हुआ है वो कंसेप्ट भी आपको बताते हुए चलूँगी, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। ओके, हर एक चैप्टर अपने एग्जाम का पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो वेटेज अलग अलग उसका है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 जिसको हम आज टेकअप करने वाले हैं, उसकी वेटेज इतनी नहीं है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिवली कम है, मतलब अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चंस है। वेराइज अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करूँ, चैप्टर नंबर 7 की बात करूँ, या चैप्टर नंबर 9 की बात करूँ, ये ऐसे चैप्टर हैं जो एग्जाम में वेटेज भी ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल ही फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो पर्पस यही है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा विद द मिनिमम टाइम। ओके, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। हम बिजनेस साइकिल्स दैट इज चैप्टर नंबर 5 उसके क्वेश्चंस को टेकअप कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है? फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के ऊपर है। हमने 4 फेजेस पढ़े थे बिजनेस साइकिल के, और उसमें से एक फेज क्या था? रिसेशन। सो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब इकोनॉमी रिसेशन के अंदर होती है तो इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, राइट। सो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब इकोनॉमी रिसेशन के अंदर होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, राइट। हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, मतलब इकोनॉमी में सब कुछ बहुत बुरा बुरा हो रहा होता है। उस फेज को हम रिसेशन फेज कहते हैं। तो नीचे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताओ कि इसमें से कौन सा फीचर रिसेशन फेज का है। सबसे पहला, डिक्रीज इन द प्राइस। यस, जब इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर होती है तो प्राइसेस गिरते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इन्फ्लेशन होता है? नहीं, तो डिफ्लेशन होगा ना अगर प्राइसेस गिरे, तो ये ऑप्शन गलत है। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है? नहीं, एक्सपेंशनरी फेज के अंदर वो होता है। अ डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आते हैं। रिसेशन है क्या? कि जब कॉन्ट्रैक्शन लंबे समय तक चल जाता है ना, तो हमारी इकोनॉमी रिसेशन के फेज में चली जाती है, राइट। सो उस टाइप पे एम्प्लॉयमेंट कम होता है, बिल्कुल। इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, बिल्कुल। सो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा जो मैंने आपको बताया। बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है? नहीं बेटा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग कहाँ पे बढ़ती है? जब हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन के फेज के अंदर होती है। देयरफॉर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर इज टिपिकली यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जैसे कि इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सो अगर जो कंट्री के सेंट्रल बैंक बिजनेस साइकिल को मैनेज करना चाहते हैं, उनको मैनेज करने के लिए वो कौन सा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता है, राइट। सो सेंट्रल बैंक का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। और इसको हम पढ़ते भी कहाँ पे? चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी हमने डिफरेंट टाइप के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट पढ़े भी थे, ठीक है, कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी इकोनॉमी के अंदर इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो उसको केटर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है, राइट। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी नेचर की पॉलिसी बना सकता है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बनाएगा? सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ एग्जाम्पल ऑफ लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। हमने ना 3 टाइप के इकोनॉमिक इंडिकेटर पढ़े थे बिजनेस साइकिल्स के अंदर। एक होते हैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, और तीसरा क्या होता है? कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जैसे कि अगर अपनी इकोनॉमी के अंदर पहले वेरिएबल्स में चेंज आ रहा है और उसके बाद कोई पैटर्न बनता है, मतलब रियल आउटपुट में चेंज बाद में आता है, उस टाइप के इंडिकेटर को हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। जैसे कि आपकी किसी भी एंटिटी को या मार्केट में अपने को बहुत सारे कस्टमर के ऑर्डर्स आने लगे, राइट। फिर कस्टमर के ऑर्डर आने लगे, ये क्या शो कर रहा है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा आगे जाके, मतलब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन आएगा। तो पहले हमारे वेरिएबल्स में चेंज आया, ओके। सो इस टाइप के इंडिकेटर को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर इज नोन एज लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर में क्या होता है कि पहले आउटपुट में चेंज आता है और उसके बाद
उसके बाद अपना वेरिएबल्स के अंदर चेंज आता है। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारा जो इनकम है लोगों का वो भी कम हो जाएगा। तो इस टाइप के इंडिकेटर को हम लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। और कोइंसिडेंट इंडिकेटर में क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट है, राइट, यही वर्ड है आपके मॉड्यूल के अंदर, जो आउटपुट है और जो वेरिएबल्स है दोनों में साथ साथ में चेंज आएगा। जैसे कि अगर इकोनॉमी एक्सपेंड करती है तो जीडीपी भी साथ में चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ना डिफरेंट एग्जांपल दिए हुए। ये एग्जांपल डायरेक्टली मॉड्यूल से हैं। लैगिंग इंडिकेटर का एग्जांपल क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर। और उसका रीज़न है कि जब इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, एंड अगर इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है। तो मतलब ये आउटकम है इकोनॉमिक एक्टिविटी के कम या ज़्यादा होने का, क्योंकि ये आउटकम है, मतलब ये वेरिएबल है जो बाद में चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। बाकी सारे एग्जांपल लैगिंग इंडिकेटर के नहीं हैं। चलेंगे आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हमने ना जब बिजनेस साइकिल का एक चैप्टर पढ़ा था, एक एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा हुआ था IT बबल बर्स्ट 2000 का, तो वो किसका एग्जाम्पल था? वो बिजनेस साइकिल का एग्जाम्पल था। सो इट इज़ अगेन अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसके ऊपर कोई कंसेप्ट डिस्कस हो सकता है। चलो, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं एग्जाम के अंदर, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सब प्राइम क्राइसिस एंड ग्रीक क्राइसिस? ये डायरेक्टली आपके मॉड्यूल के अंदर इन क्राइसिस का डिस्कशन तो नहीं है, बट ये भी एग्जांपल्स हैं। क्राइसिस ऐसे इनकी कुछ तो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाउनफॉल आया था जब ये क्राइसिस हुए थे, ठीक है। सो इनके नीचे इन्होंने कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, तो आप ये बताओ कि इनकी सिमिलैरिटी क्या है। आपने इन क्राइसिस को नहीं पढ़ा है, नहीं डिस्कस किया, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जब दोनों ही क्राइसिस हुए थे, सब प्राइम क्राइसिस और ग्रीस क्राइसिस, इन सब के इन दोनों के फीचर, ये कॉमन फीचर थे कि हाई फाइनेंशियल लेवरेज था, लो इंटरेस्ट रेट था, क्रेडिट एक्सपेंशन था। तो राइट आंसर क्या है इसका? 5th का डी बनेगा। अभी आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है इस टाइम पे समझ पाना कि भाई इनके फीचर्स क्या थे। आप चाहो तो गूगल पे जाकर इसको थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये डायरेक्टली मॉड्यूल के अंदर डिस्कस भी नहीं किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस वाज रिफ्लेक्टेड बाय। बेटा ये हमने पढ़ा हुआ है, ये मॉड्यूल की ही लैंग्वेज है कि इकोनॉमी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कौन सा इंडिकेटर शो करता है? अरे हिस्टोरिकल मतलब लैगिंग इंडिकेटर। मैंने आपको यही तो बोला कि सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर आउटपुट चेंज हुआ, राइट, और उसके बाद जब वेरिएबल चेंज होते हैं, तो वो इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज होना वो क्या शो कर रहा है कि इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ था। सो इट इज शोन बाय लैगिंग इंडिकेटर। ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपके मॉड्यूल के अंदर लिखी हुई है। चलो, व्हाट इज द टर्म फॉर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमी में सब देखो, जब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के फेज के अंदर होती है तब इकोनॉमी में एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। जब धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा लंबे समय तक चल जाता है और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन से रिसेशन के फेज में चली जाती है, तो भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है। लेकिन हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है कि जब इकोनॉमी डिप्रेशन में होती है, मतलब इकोनॉमी जब ट्रफ या डिप्रेशन के फेज में होती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लगिश होती है, मतलब लोवेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन गलत होता है। सो व्हाट इज द टर्म फॉर लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे कम कहाँ पे होती है? बेटा ये होती है जब आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन के फेस में होती है, वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। यस बेटा, और अनएम्प्लॉयमेंट हमने यहाँ पे वर्ड क्या पढ़ा था? माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट होता है, प्रोडक्शन भी अपने लोवेस्ट के ऊपर होता है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? दिस फेज इज नोन एज ट्रफ एंड डिप्रेशन फेज। डन है ये? यस। क्वेश्चन नंबर 8, बिजनेस हुज फॉर्चून इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसे कौन से बिजनेसेस होते हैं जिनका फॉर्चून, मतलब जिनका सक्सेस होना या फेलियर होना डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? तो इस टाइप की बिजनेस को हम कहते हैं साइक्लिकल बिजनेस। और इसका हमने एग्जांपल पढ़ा था आपका मॉड्यूल का लास्ट कंसेप्ट में, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मार्क करवाया हुआ है। इसका एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि रिटेल के बिजनेस है, ट्रैवलिंग के बिजनेस है ना, टूर्स ऑपरेटर वगैरह, ये बिजनेस तब फ्लरिश करते हैं जब हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये इनके अंदर डाउनफॉल भी बहुत ज़्यादा हमें तब देखने को मिलता है कि जब इकोनॉमी के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मतलब इस टाइप के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिकल बिजनेस कहते हैं, जो बिजनेस साइकिल्स के साथ चलते हैं। ओके, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई बिजनेस के टाइप्स हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर नहीं पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग व्हाट टाइम? ये बताओ कि किस टाइम पे प्रोडक्शन ऑफ वेपन एंड आर्म्स मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर डाइवर्टेड फॉर देयर प्रोडक्शन। अगर आपको याद होगा, हमने ना चैप्टर नंबर 5 के अंदर 2 कॉजेज पढ़े थे, 2 कैटेगरी के रीजंस पढ़े थे जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल्स होते हैं। एक है इंटरनल कॉजेज और दूसरे हैं एक्सटर्नल कॉजेज। और एक्सटर्नल कॉजेज के अंदर हमने एक रीज़न क्या पढ़ा था? वॉर।
राइट, कि जब किसी कंट्री के अंदर लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो उसकी वजह से जो कंट्री के रिसोर्सेज है वो डाइवर्ट हो जाते हैं वेपन्स की तरफ, क्योंकि कंट्री की गवर्नमेंट ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ पे डिप्लॉय करेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज कंट्री की गवर्नमेंट डिप्लॉय करेगी अपने आप को डिफेंड करने में, तो डिफेंस पे ज़्यादा पैसा लगता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट गुड्स बनाने के लिए वो कम हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होना, तो मतलब इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। सो बेटा ये कह रहा है कि किस टाइम पे वेपन्स और आर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो बेटा ये वॉर के दौरान पे बढ़ता है। और मैंने इसका इम्प्लीकेशन भी आपको बता दिया कि जब कंट्री में वॉर होता है ना तो इकोनॉमी मेरी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आता है, मतलब इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अच्छा, जब रिकवरी फेज होता है ना बिजनेस साइकिल का, रिकवरी फेज मतलब कि देखो पहले एक्सपेंशन हुआ, पीक पे पहुंची, फिर हम कॉन्ट्रैक्शन पे गए, रिसेशन तक पहुंच गया, या फिर उसके बाद हम डिप्रेशन में चले गए, फिर उसके बाद इकोनॉमी वापस से जब रिकवर करना शुरू करती है और एक्सपेंशन की तरफ बढ़ती है, तो सबसे पहले वो चेंज, वो रिकवरी हमें कौन सी मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, लेबर मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। और इसका हमने रीजंस भी, इसका रीज़न भी लिखा हुआ है, और वो रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें चेंज लेबर मार्केट के अंदर देखने को क्यों मिलता है। क्योंकि देखो जब हमारी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन चल रहा होता है ना, मतलब इकोनॉमी में स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, ऑलमोस्ट डिमांड खत्म हो चुकी चीज़ों की, लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो जब आपके पास जॉब नहीं होती तो लेबर अपने आप को सस्ते प्राइस में ऑफर करना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि आप मेरे को जॉब दो, चाहे आप मुझे कम सैलरी दो, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है कि यार मेरे को सस्ता लेबर मिलेगा तो मेरा सामान बनाने की कॉस्ट भी कम होगी, तो वो सामान को दोबारा से बनाना शुरू करता है इस लालच में कि कॉस्ट कम पड़ेगी तो थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट कमा लूँगा। सो जो रिकवरी शुरू होती है वो लेबर मार्केट से शुरू होती है, राइट, कि लेबर सस्ता इतना हो जाता है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है और वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। और इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो मतलब फैक्ट्रियाँ लगती है, मतलब लोगों को जॉब मिलती है, उनकी इनकम बढ़ती है, फिर धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवरी के पाथ पे चली जाती है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जो रिकवरी फेज है बिजनेस साइकिल का, मतलब जब पूरा रिवर्सल अपने को देखने को मिलता है, वो सबसे पहले इनिशियली किस मार्केट में हमें देखने को मिलता है, शुरुआत कहाँ से होती है रिकवरी की, लेबर मार्केट के अंदर। 10th का आंसर बनेगा बी। आगे चलेंगे, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अभी मैंने आपको क्या बोला कि वॉर के दौरान क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, डिफेंस के ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन जब कंट्री में वॉर खत्म हो जाती है तो वॉर में बहुत सारा डैमेज होता है कंट्री को, है ना, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है वो सब कुछ। सो उसके बाद जब कंट्री का रिकवरी होता है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था उसके ऊपर पैसा लगाएगी। सो जिसकी वजह से, क्योंकि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के पीरियड में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है ना, तो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, मतलब इकोनॉमी एक्सपेंशन के फेज के अंदर जाती है। ये अपना कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखो और नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से ऑप्शन चूज करना है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन विल पुश द इकोनॉमी टू स्लो डाउन। नो बेटा, इकोनॉमी ग्रो करेगी उसके बाद। इट विल कोज पिकअप इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करेगी एज रिकंस्ट्रक्शन पुशेज अप इफेक्टिव डिमांड। यस, रिकंस्ट्रक्शन में डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि इंप्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, एंड टर्न, देखो लिखा भी हुआ है, इन टर्न इंप्लॉयमेंट एंड इनकम। यस, सो दिस इज द राइट आंसर। और मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है पोस्ट वॉर के पीरियड के अंदर। ये बाकी सारी चीज़ें अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी गलत लिखा हुआ है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द शॉर्ट रन। सो अगर मुझे ना इन्फ्लुएंस करना है गुड्स एंड सर्विसेज की ऊपर स्पेंडिंग को, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा खर्चा करें गुड्स के ऊपर, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टेड एट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग दी। सो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी किन चीज़ों को टारगेट करनी चाहिए। सो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा वो इंटरेस्ट रेट को टारगेट करना चाहिए। मैं आपको इसका रीज़न बताऊं, देखो अगर अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लोग खर्चा ज़्यादा करें, है ना, देखो इन्फ्लुएंस करने में दोनों चीज़ें आ सकती हैं कि आप बढ़वाना चाहते हो खर्चा या कम कराना चाहते हो। लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट चाहती है कि स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए अपनी, राइट। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी स्पेंडिंग इंक्रीज करने के लिए, कि लोगों के हाथ में पैसा हो, क्योंकि जब आपके हाथ में पैसा होगा तो ही तो आप खर्चा करोगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाकर क्या कर देगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होगा कि जो लोन है, लोन बैंक से लोन आपको जो मिलेगा सस्ता मिलेगा। जैसे कि अगर आप घर खरीदना चाहते हो, घर खरीदने के लिए आपको लोन चाहिए, तो वो लोन आपको सस्ता मिलेगा। तो लोन सस्ता होने का मतलब ये होगा कि आप खर्चा ज़्यादा करोगे, मतलब आप स्पेंडिंग बढ़ा दोगे। तो मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मैनेज कैसे करता है, इंटरेस्ट रेट के थ्रू करता है। डन है, यस। आगे चलेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस साइकिल। आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे थे बिजनेस साइकिल्स के, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बिजनेस साइकिल का, ये अपने को बताना है। ओके, ड्यूरिंग 1920s यूके ने ग्रोथ देखा था जीडीपी के अंदर। यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल, क्योंकि एक्सपेंशन की बात कर रहा है। 13th ए, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल। फिर वो जो आईटी बबल का एग्जांपल था, ये भी बिजनेस साइकिल का एग्जांपल है। सब प्राइम क्राइसिस, अभी बोला कि सब प्राइम क्राइसिस, ग्रीक क्राइसिस, ये सब क्या है, बिजनेस साइकिल के एग्जांपल्स हैं। साइकिल बिजनेस हैज सीन अ स्लो डाउन इन ग्रोथ ओवर अ टाइम। कहते हैं जो साइकिल का बिजनेस है उसने ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन देखा। इट इज अ एग्जांपल ऑफ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। ये क्या है, ये बिजनेस साइकिल के फेजेस का एग्जांपल है, ये बिजनेस साइकिल का एग्जांपल नहीं है। दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर आपकी कंट्री में साइकिल के बिजनेस की ग्रोथ में स्लो डाउन आ गया, मतलब उस सेक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ऐसा, ठीक है। सो ये एग्जांपल नहीं है। तो मतलब इसने यही पूछा कि बिजनेस साइकिल का एग्जांपल कौन सा नहीं है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 13th का डी। क्वेश्चन नंबर 14th, इफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन सप्लाई। बेटा जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाती है, सप्लाई और उससे कम है, तो प्राइस बढ़ता है। एंड ये प्राइस बढ़ा क्यों, ये प्राइस बढ़ा डिमांड के बढ़ने से। तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। सो बेसिकली ना दो टाइप के इन्फ्लेशन हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। मैं आपको बताऊं, एक इन्फ्लेशन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है कि जब इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है ना। तो जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो सामान बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। सो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है कि डिमांड बढ़ी। दूसरा क्या होता है, चीज़ों की प्राइस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि चीज़ों को बनाने की कॉस्ट बढ़ गई, नहीं, चीज़ें महंगी इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, कॉस्ट तो उतनी है। तो इस टाइप की इन्फ्लेशन को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये इसका आंसर नहीं आएगा, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, आगे डैश इट इज नॉट अ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। पीक फेज है बिजनेस साइकिल का, हाँ, ट्रफ है, एक्सपेंशन है, रिकंस्ट्रक्शन फेज नहीं है। 4 फेजेस पढ़े थे ना, तो रिकंस्ट्रक्शन कोई फेज नहीं था। तो सिंपल क्वेश्चन है, 15th का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16th, ड्यूरिंग 1920s, पढ़ लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1920s के अंदर क्या हुआ था। यूके के अंदर हमने ग्रोथ देखा था जीडीपी में, प्रोडक्शन बढ़ा था, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा था। मतलब ये तो सारे फीचर किसके हैं, एक्सपेंशन फेज के हैं। कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तब इकोनॉमी के अंदर जीडीपी बढ़ता है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, और क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो कोस्ट अनप्रेडिसेंडेंट राइज इन द स्टॉक। हाँ, और जो स्टॉक के प्राइस है बेटा वो भी इंक्रीज होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये एक्सपेंशनरी फेज का एग्जाम्पल है। और एक्सपेंशनरी फेज को हम दूसरा नाम क्या भी देते हैं, बूम फेज। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बूम फेज। डन है ये। 16th का आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। बाकी सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन आगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज व्हेन बिजनेस साइकिल इज। कॉस्ट ऑफ लिविंग तब बढ़ता है जब आपके पास पैसा है खर्च करने को, राइट। जब चीज़ें महंगी हो रही होती है, ऐसे समझो। तो बेटा महंगाई कहाँ पे आती है, इकोनॉमी के अंदर महंगाई कहाँ पे आती है, इन्फ्लेशन कहाँ पे आता है। इन्फ्लेशन आता है जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन होता है। क्यों, क्योंकि जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन होता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं चीज़ों की। तो जब हमारा लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग कब इंक्रीज होगा, जब चीज़ें महंगी होती हैं, है ना। आपके जीवन जीने का खर्चा तब बढ़ता है जब आपकी चीज़ें महंगी होती है। तो ये आप अपने को कहाँ पे देखने को मिलता है, जब बिजनेस साइकिल, जब हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही होती है, मतलब जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन का फेज चल रहा होता है। सो राइट आंसर क्या बनेगा, 17th का सी बन जाएगा। डन है ये। क्वेश्चन नंबर 18th, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, मतलब जीडीपी का बढ़ना। अदर इकोनॉमिक वेरिएबल, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ये कौन से फेज का एग्जांपल है, जब इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना, आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट। तो ये एग्जांपल है एक्सपेंशन फेज का। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, एक्सपेंशन फेज। आगे, अराइज इन द सेल ऑफ विच टाइप ऑफ गुड इज एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ रिसेशन। जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आती है तो रिसेशन के टाइम पे जितने भी इंफीरियर गुड होते हैं बेटा, सस्ते गुड, चीप क्वालिटी के गुड, वो उनकी डिमांड बढ़ती है। पता है आपको क्यों, उनकी सेल बढ़ती है। पता है क्यों, क्योंकि जब रिसेशन होती है ना, लोगों की इनकम बहुत कम होती है। तो जब लोगों की इनकम कम हो जाती है तो वो सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं एक्सपेंसिव गुड का, एंड वो क्या बनता है, इन्फीरियर गुड। सो राइट आंसर क्या बनेगा, 19th का आंसर वुड बी सी, कि जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आती है तो किस टाइप की गुड की डिमांड बढ़ जाती है, इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20th, पीक एंड ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल आर नोन एज। देखो हमने ना 4 फेजेस पढ़े थे बिजनेस साइकिल के, एक एक्सपेंशन था, एक पीक था, फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, और उसके बाद ट्रफ और डिप्रेशन, है ना। ये फेजेस पढ़े थे। जो पीक फेज है और ट्रफ और डिप्रेशन फेज है, इन दोनों को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट।
कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। और इनको टर्निंग पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि जब हमारी इकोनॉमी यहाँ पे पीक के फेस पे होती है ना, मतलब एक्सपेंशन से ऐसे पीक पे पहुंच गई, उसके बाद वो टर्न मारती है और नीचे गिरना शुरू होती है, इसलिए टर्निंग पॉइंट है। और जब इकोनॉमी डिप्रेशन के फेस में होती है, वो वापस से टर्न मार के ऊपर जाना शुरू होती है, फिर से वो रिकवरी के फेस में जाती है, एक्सपेंशन की तरफ बढ़ती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द टर्निंग पॉइंट। सो जो पीक एंड ट्रफ फेज है बिजनेस साइकिल के, उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज 20th का बी टर्निंग पॉइंट्स बोला जाता है। डन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, पीक इज द स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। पीक कब आता है, जब हमारी इकोनॉमी का एक्सपेंशन का लास्ट का स्टेज चल रहा होता है। सो पीक आता है इन दी लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हमने मॉड्यूल के अंदर बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा है। मतलब जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन के लास्ट स्टेजेस चल रहे होते हैं ना, तब पीक आता है। क्वेश्चन नंबर 22, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड। मेरी बात सुनना, इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल, ठीक है। सो रॉ मटेरियल की डिमांड से क्या इनपुट के प्राइसेस अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल। अगर डिमांड उनकी कम हो जाएगी तो इनपुट के प्राइस सस्ते हो जाएंगे। कहता है उसका प्राइस अफेक्ट नहीं होगा। इट पुशेस इनपुट प्राइसेस अप। नहीं बेटा, अगर डिमांड किसी चीज़ की कम होगी तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है। तो यहाँ पे अगर इनपुट की डिमांड कम होगी तो इनपुट के प्राइस कम हो जाएंगे। इट विल पुल इनपुट प्राइसेस डाउन। सो 22 का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, दैट इज योर आंसर। बाकी ये तो गलत ही ऑप्शन है फिर, क्योंकि अगर ए और बी ही गलत है तो ये तो गलत है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन देयर इज फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले अपने को ये ध्यान में रखना कि इन्वेस्टमेंट कौन से फेज में होती है इकोनॉमी, तब गिरती है कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट गिरा है, प्रोड्यूसर डू नॉट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज। हाँ, सो बेसिकली क्या होता है, ये स्टोरी जो यहाँ पे लिखी हुई है, कहता है कि व्हाट इज इंडिकेटेड बाय दिस सिचुएशन। ये बेसिकली होता कहाँ पे, मैंने आपको बता दिया, जब इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तब ऐसा होता है। सो जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन का फेज चल रहा होता है, कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि जब इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन का फेज चल रहा होता है, तो प्रोड्यूसर को लगता है कि डिमांड बढ़ रही है, तो वो सामान बनाते चले जाते हैं। लेकिन इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ चुका होता है और उनको समझ में नहीं आता। और बुक के अंदर कैसे लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर फेल टू इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ इकोनॉमी। तो प्रोड्यूसर समझ नहीं पाते हैं कि इकोनॉमी का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है और डिमांड गिर चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि डिमांड है, इसलिए वो सामान बनाते चले जाते हैं। तो सप्लाई डिमांड को एक्सीड कर जाता है, और सप्लाई डिमांड को एक्सीड कर जाता है, इससे क्या होता है कि स्टॉक बढ़ जाता है उनके पास। तो ये सिचुएशन हमने कहाँ पे देखा था कि जब सप्लाई बढ़ता और डिमांड कम होती, कॉन्ट्रैक्शन के फेज के अंदर। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेंगे। व्हाट इज द एक्सटर्नल कोज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो डिफरेंट कोजेज हमने देखे थे बिजनेस साइकिल के, जिसके अंदर इंटरनल कोजेज भी थे और एक्सटर्नल कोजेज भी थे। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल कोज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्जांपल ऑफ इंटरनल कोज। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एग्जांपल ऑफ इंटरनल कोज। टेक्नोलॉजिकल शॉक, ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल कोज का एग्जाम्पल है। इनको हम क्या भी बोलते हैं, एक्सोजीनियस फैक्टर्स भी बोलते हैं। सो 24th का आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वेरिएबल दैट चेंजेस आफ्टर द रियल इनकम चेंजेस। तो आउटपुट के चेंज होने के बाद जो वेरिएबल चेंज होता है, उस टाइप के इंडिकेटर को हम क्या कहते हैं, अभी मैं ऊपर बता के आई आपको। दोज काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज लैगिंग इंडिकेटर। तो आउटपुट अगर पहले चेंज हो रहा है, उसके बाद वेरिएबल में चेंज आ रहा है, वेरिएबल पकड़ो, बाद में चेंज हो रहा है तो लैगिंग, वेरिएबल पहले तो लीडिंग, साथ में तो कोइंसिडेंट। तो ये क्या बन जाएगा, लैगिंग इंडिकेटर। 25th का पी। क्वेश्चन नंबर 26, इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिस्ट जब बिजनेस साइकिल्स मेजर करते हैं ना, तो उसको मेजर करने के लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज देखते हैं टू प्रेडिक्ट वेयर इकोनॉमी इज हेडेड टुवर्ड्स। ये जानने के लिए कि इकोनॉमी में अभी एक्सपेंशन आने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो रेड फ्लैग्स होते हैं, जो इनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। कि जब तुम चीज़ें एनालाइज कर रहे हो कि आगे क्या होगा, जिन चीज़ों की हेल्प से तुम वो एनालिसिस कर रहे हो ना, तो उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। 26th का आंसर क्या बनेगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर। मैंने आपको मतलब बता दिया लीडिंग का, लैगिंग का और कोइंसिडेंट का। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है लैगिंग इंडिकेटर का। सो बेटा इसके अंदर जो पर्सनल इनकम है, दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। आप इसको जाके मॉड्यूल के अंदर रिकनसाइल कर सकते हो, और ये एक मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए ना लीडिंग के ऊपर और लैगिंग इंडिकेटर के ऊपर, राइट। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल इन द इंडेक्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर। आपको ये बताना है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर रहे थे ना। सो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है लैगिंग इंडिकेटर का। ये सारे एग्जाम्पल है लैगिंग इंडिकेटर के, एंड
ये पर्सनल इनकम, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका था। इट इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि ये एग्जाम्पल है कोइंसिडेंट इंडिकेटर का, राइट, या कॉन्करेंट इंडिकेटर का। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल इन द इंडेक्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर। सो बेसिकली आप अपना मॉड्यूल भी खोल के देखते हो ना, तो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट वेरिएबल्स लिखे हुए हैं कि भाई किन चीज़ों को हम मानते हैं लीडिंग इंडिकेटर, कौन सी चीज़ें आती हैं लैगिंग इंडिकेटर के अंदर, और कौन सी चीज़ें आती हैं वो इंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर के अंदर। सो इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि लीडिंग इंडिकेटर के इंडेक्स में कौन सा वेरिएबल नहीं आता है। न्यू कंज्यूमर ऑर्डर आता है, डिले डिलीवरीज आता है, न्यू बिल्डिंग परमिट्स आता है, यस। सो जब क्या होता है कि नए कंज्यूमर का ऑर्डर आ रहा होता है तो हमें पता लगता है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन के फेज में जाएगी, तो ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर का एग्जांपल है। जब डिलीवरी डिले हो रही होती है तो इसका मतलब हमें पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन की तरफ इकोनॉमी बढ़ेगी। और ऐसे ही न्यू बिल्डिंग परमिट, मतलब लोग घर बनाने का लाइसेंस ले रहे हैं, मतलब वो लोन लेंगे ज़्यादा, मतलब इकोनॉमी में एक्सपेंशन आएगा। प्राइम रेट ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं किसी भी इंडिकेटर के इंडेक्स के अंदर। वैसे प्राइम रेट मतलब जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह ऐसा, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर कि इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है इन द इंडेक्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर प्राइम रेट। आप जाके देख भी सकते हो उसको मॉड्यूल के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल कोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। फिर से हमने दो टाइप की कोर्सेज पढ़े थे बिजनेस साइकिल के, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए, आपको बताना है कि इसमें से बिजनेस साइकिल का इंटरनल कोर्स कौन सा नहीं है। तो डिमांड इंटरनल कोर्स है, यस। इन्वेस्टमेंट इंटरनल कोर्स है, यस। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरनल कोर्स है, यस। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, अभी हमने ऊपर देखा भी है ना, तो ये पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन ये एक्सटर्नल रीजन होता है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के कंट्रोल में तो नहीं है ना कि कब लड़ाई होगी, राइट। तो ये क्या है, एक्सटर्नल कोर्स है बिजनेस साइकिल का, कि जब पोस्ट वॉर के बाद, लड़ाई के बाद जब इकोनॉमी अपने आप को रीबिल्ड करती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है। एंड इफेक्टिव डिमांड के चेंज होने से बिजनेस साइकिल आते हैं, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से बिजनेस साइकिल आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज से बिजनेस साइकिल इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सारे इंटरनल कोर्सेज हैं। आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट J.M. कीन्स, ये कीन्स ने इन्होंने क्या बोला था, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ, अच्छा, मैसिव डिक्लाइन इन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था ना, तो जो कीन्स थे, है ना, उन्होंने किसको रीजन ठहराया था कि इकोनॉमी के अंदर इनकम कम हो गई थी जब हमारी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आया था, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी। उसका रीजन क्या था बेटा, डिमांड का कम होना, सिंपल। लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, 30th का आंसर वुड बी ए। बट आपने तो बोला डिमांड का कम होना, बेटा एक्सपेंडिचर कम कब होगा, लोग खर्चा कम करेंगे, जब वो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे कि डिमांड का कम होना, लोअर एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, तो भी यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। बैंकिंग क्राइसिस, ओवर डेट, ये कोई रीजन नहीं थे। व्हाट आर द इंटरनल कोज ऑफ बिजनेस साइकिल, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इंटरनल कोज है। इफेक्टिव डिमांड, यस। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यस। मनी सप्लाई, यस। ये तीनों ही क्या है, इंटरनल कोज है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव, 31 का डी। अ टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं उस टाइम पे जब अपनी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होता है या ज़्यादा होते हैं। सो बेटा जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होता है तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। और सबसे बुरी बात यही होती है डिप्रेशन फेज की कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे होते हैं, फिर भी लोग ना लोन नहीं लेना चाहते, है ना, मतलब वो इतने पेसिमिस्टिक होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं। सो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे होते हैं, फॉल हो रहे होते हैं। और उसका रीज़न है, पता है क्या है, देखो जो डिमांड और प्राइस का रूल है ना, डिमांड और प्राइस का रूल है, वो यहाँ पे भी चलता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने से उस चीज़ का प्राइस बढ़ता है ना। मैंने आपको क्लास में भी इसको ऐसे सिखाया था कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ता है। सो जब हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन के फेज के अंदर होती है तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा होता है ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे होता ही नहीं, इनफैक्ट स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना। तो इन्वेस्टमेंट कम है तो मतलब लोन की डिमांड बहुत कम है बेटा, और लोन की डिमांड कम होने का मतलब जो लोन की कॉस्ट है वो भी कम होगी, और लोन की कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसी वजह से जब इकोनॉमी डिप्रेशन के फेज के अंदर होती है तो लोअर इंटरेस्ट अपने को देखने को मिलता है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। हॉटरे ट्रेड साइकिल इज अ, हॉटरे वाज एन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये बोला था कि भाई जो बिजनेस साइकिल है वो किसका आउटकम है, तो उन्होंने उसको रिलेट किससे किया था, मनी से। उन्होंने बोला था इट इज़ नथिंग बट मनी सप्लाई, मॉनेटरी फिनोमिना है ये, कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो इट इज़ नथिंग बट मनी सप्लाई, ऐसा हॉटरे ने बोला था, ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है।
तो जब हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन के फेज़ के अंदर होती है तो एक्सपेंशन के फेज़ के अंदर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इकोनॉमी में जॉब्स हैं बट आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, मतलब आप घर पे अपनी मर्जी से बैठे हो, तो वॉलेंट्री आपकी चाहत है जॉब ना करने की, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट का कोई लेना देना नहीं इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जॉब ही नहीं है इसलिए आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, आप करना चाहते हो, आपकी चाहत है। वो जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो एक्सपेंशन के फेज में नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो होता है। और उसका रीज़न है क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट होने से फैक्ट्रियाँ लग रही होती है तो लोगों को जॉब मिल रही होती है। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है तो स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज, मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या हमने इसको याद होगा वहाँ पे पढ़ा था एक्सपेंशन के फेज के अंदर, अगर थोड़ा बहुत कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो या तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा या तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। बाकी जब इकोनॉमी एक्सपेंशन के फेज के अंदर होती है तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। 35th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस साइकिल। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बिजनेस साइकिल पीरियोडिकली होते हैं, यस। फ्री मार्केट इकोनॉमी में जनरली होते हैं, यस। इंटरनेशनल होते हैं क्योंकि हम जो एक इकोनॉमी है दूसरी इकोनॉमी के साथ वो इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो वो कंटीजियस होते हैं एंड वो इंटरनेशनल होते हैं इन द करेक्टर। बेटा वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मतलब वो होते ओरिजिनेट जनरली फ्री इकोनॉमीज के अंदर हैं बट वो अफेक्ट कोई भी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हो हर टाइप की इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रिप्रकर्शन का मतलब क्या होता है, जो उसका रिजल्ट है, जो उसका इम्पैक्ट है बिजनेस साइकिल का। गेट डैश फेल्ट ऑन नियरली ऑन ऑल द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सो जब इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि मैंने अगर आपको बोला कि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रहा है तो क्या कहाँ पे अपने को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप बोलोगे मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि ऑलमोस्ट जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल है इकट्ठा एक साथ ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यस, यही क्वेश्चन है। कहता है कि जब बिजनेस साइकिल आते हैं ना उसका रिप्रकशन मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें ऑल्टरनेटिवली देखने को मिलता है, नहीं, एक साथ साइमल्टेनियसली जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं सबके ऊपर एक साथ देखने को मिलता है। 36 का आंसर बन जाएगा बी। 37th, द ट्रफ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। उसका फीचर क्या होता है ट्रफ फेज का? पीक एम्प्लॉयमेंट लेवल होती है, अरे माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे, तो एम्प्लॉयमेंट तो होता ही नहीं है, गलत। मैक्सिमम अरे मिनिमम स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। लोवेस्ट, यस दैट इज माय फीचर। 37th का सी, लोवेस्ट बोल दे इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी तरीके से बोलो, जब इकोनॉमी के अंदर ट्रफ फेज होता है तो लोवेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। नो इकोनॉमी फॉल्स अ परफेक्टली टाइम साइकिल, यही स्टेटमेंट सही है कि इकोनॉमी के अंदर जो भी बिजनेस साइकिल्स आते हैं कोई उनका टाइम साइकिल परफेक्ट नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। ये भी गलत है, परफेक्ट टाइम साइकिल नहीं, कोई भी इकोनॉमी में परफेक्ट टाइम साइकिल नहीं है। द आईटी बबल बर्स्ट इलस्ट्रेट फेलियर ऑफ। सो जब आईटी बबल का ये जो फेलियर हुआ था उसका रीजन क्या था? They have adopted growth over profit strategy. That was the reason. They could, मतलब it was failure of growth over profit strategy. So that is the reason. ये आप अभी क्या है पूरा आईटी बबल उसको केस को समझाना पड़ेगा तो आप समझ पाओगे, अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज दैट इज द रीजन। क्वेश्चन नंबर 40th, विच इवेंट टिपिकली मार्क्स द स्टार्ट ऑफ रिकवरी। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर रिकवरी होगी तो रिकवरी का रीजन क्या बनता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। कि जब इकोनॉमी के अंदर देखो ऐसा कि जब इकोनॉमी के अंदर लेट्स से पहले क्या है, रिकवरी की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब मेरी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा या मेरी इकोनॉमी हो सकती है रिसेशन तक पहुंच चुकी है या मेरी इकोनॉमी डिप्रेशन तक पहुंच चुकी है। अगर मुझे यहाँ पे रिकवरी कराना है तो मतलब मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना, सो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब है फैक्ट्री ज़्यादा लगती हैं। फैक्ट्री ज़्यादा लगने का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है यहाँ पे, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट अगर होगा कहीं पे तो मतलब लोगों की इनकम बढ़ेगी क्योंकि जॉब मिलेगी उनको। इनकम बढ़ने से वो डिमांड इंक्रीज करेगी बेटा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है स्पेंडिंग बढ़ना। इसका मतलब क्या हो गया, तुम इकोनॉमी के अंदर अल्टीमेटली नेशनल इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम ज़्यादा स्पेंडिंग करोगे तो फिर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और ये सर्कल कंटिन्यू होता चला जाएगा, तो इकोनॉमी धीरे धीरे एक्सपेंशन की तरफ बढ़ जाएगी। सो अगर अपने को रिकवरी का स्टार्ट देखना है तो क्या मुझे इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी? पैसिमिज्म नहीं, ऑप्टिमिज्म। पहली बात, पैसिमिज्म तो नेगेटिव होता है। रिन्यूअल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यस, मेरे को नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
या इन्फ्लेशन का पीक, नो कुछ भी लिखा हुआ है। सो राइट आंसर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ तुम उस फेज के अंदर, ठीक है। सो दीज वर दी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी आसान चैप्टर है, ए टू स्टार्ट विद, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की वैसे भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर तुम इतना भी कर रहे हो, तुम्हें चैप्टर का नॉलेज है, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब हम अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली ज़्यादा रहेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड यस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है रिलेटिंग टू दिस सीरीज और अदरवाइज यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।